सोचिए 1962 की हार के गहरे जख्म और उसके ठीक 5 साल बाद भारत चीन को एक ऐसी लड़ाई में हराता है जिसे हम सब लगभग भूल चुके हैं। आज हम बात करेंगे 1967 के उन्हीं संघर्षों की, एक ऐसी जीत की कहानी जिसने सिर्फ सरहदें नहीं बदली बल्कि भारतीय सेना का वो खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटाया। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं अक्टूबर 1967 में। सिक्किम की बर्फीली चोटियां और हवा में गूंज रहा है जय मां काली आयो गोरखाली। एक युवा गोरखा सैनिक हाथ में खुकरी लिए एक गुस्सैल बाघ की तरह चीनी सैनिकों की लाइन में घुस जाता है। गोलियों की बौछार हो रही है पर वो अपनी धारदार खुकरी से 5 दुश्मनों के सिर कलम कर देता है। और ये तो उस दिन की लड़ाई की बस एक छोटी सी झलक है। तो सवाल यही है कि 1962 के इतने बड़े युद्ध के सिर्फ 5 साल बाद दो परमाणु शक्ति वाले पड़ोसी देश इस तरह की क्रूर आमने सामने की लड़ाई तक आखिर पहुंचे कैसे? क्या थी इसके पीछे की असली कहानी? अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, 2 साल पीछे, साल 1965 में, क्योंकि इस लड़ाई की जड़ें असल में एक बहुत ही गुप्त अंतरराष्ट्रीय साजिश में छुपी हैं। इस साजिश को नाम दिया गया था पिंसर प्लान, यानी भारत को पश्चिम और पूरब दोनों तरफ से एक साथ एक शिकंजे में कसने का प्लान। तो हुआ ये कि 1965 की शुरुआत से ही इस साजिश की आहट मिलने लगी थी। कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला ने सऊदी अरब में एक CIA एजेंट को बताया कि पाकिस्तान और चीन मिलकर कोई गुप्त योजना बना रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ठीक उसी वक्त अमेरिका में एक थिंक टैंक ने अपने वॉर गेम में यही नतीजा निकाला कि भारत पर 2 तरफा हमला हो सकता है, एक कश्मीर से और दूसरा सिक्किम से। और देखिए, कुछ ही महीनों बाद अगस्त में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया और जब वो फेल हो गया तो सितंबर में टैंकों के साथ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च कर दिया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे। उनका यह मानना था कि हिंदू लड़ने का दम नहीं रखता और भारतीय सेना बहुत कमजोर है। लेकिन असलियत उनकी सोच से बिल्कुल परे थी। 1965 की जंग के हीरो कौन थे? वीर अब्दुल हमीद, कीलर ब्रदर्स, आदि तारापुर, जनरल हरबख्श सिंह। ये नाम ही सबूत थे कि भारत की सेना कितनी धर्मनिरपेक्ष और मजबूत है। एक ऐसी हकीकत जिसे अयूब खान बिल्कुल समझ नहीं पाए। तो एक तरफ पश्चिम में भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, लेकिन कहानी का असली ड्रामा अब पूरब में शुरू होने वाला था, जहां चीन अपनी चाल चलने के लिए एकदम तैयार बैठा था। और जैसे ही चीन ने देखा कि पाकिस्तान कमजोर पड़ रहा है, उसने अपना असली रंग दिखा दिया। भारत को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, सिक्किम बॉर्डर पर भारी फौज जमा कर ली गई और सीधी धमकी दी गई कि अब दूसरा मोर्चा खोला जाएगा। तो सवाल यह है कि चीन ये सारा दबाव आखिर बना क्यों रहा था? वजह थी एक इलाका, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ 25 किलोमीटर चौड़ी जमीन की एक पतली सी पट्टी है जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ती है। अगर दुश्मन ने इसके पास के पहाड़ी दर्रों जैसे कि नाथुला पर कब्जा कर लिया तो वो बड़ी आसानी से इस चिकन नेक को काट सकता है और इसका मतलब भारत के 8 राज्य बाकी देश से कट जाएंगे। और ऐसे नाजुक वक्त में दिल्ली में बैठे सेना के आला कमान ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि रणनीतिक तौर पर सबसे जरूरी नाथुला दर्रे को खाली कर दिया जाए। ये एक ऐसा फैसला था जिसे बाद में एक स्टाफ अफसर ने बेतुका और मूर्खतापूर्ण तक कह दिया। मतलब बिना एक भी गोली चलाए जीत सीधे सीधे चीन की झोली में डाल देना। और यहीं पर कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है। उस सेक्टर के कमांडर थे मेजर जनरल सगत सिंह। उन्होंने दिल्ली से आए इस ऑर्डर को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और वो अपनी टुकड़ियों के साथ नाथुला पर डटे रहे। ये एक ऐसा फैसला था जो उनका पूरा करियर खत्म कर सकता था। लेकिन इसी एक फैसले ने भारत का भूगोल और इतिहास दोनों को बदल कर रख दिया। अब नाथुला पर जनरल सगत सिंह के सामने तो चीन की दाल गली नहीं, तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। सीधी मिलिट्री धमकी की जगह अब चीन ने भारत को अंदर से कमजोर करने का एक लंबा खेल शुरू किया। उस वक्त माहौल कितना अजीब और तनाव भरा था, इसका अंदाजा आप एक मजेदार किस्से से लगाइए। चीन ने भारत पर इल्जाम लगाया कि हमने उनकी 800 भेड़ें और 59 याक चुरा लिए हैं। अब ये सुनने में ही बड़ा अजीब है। तो इसके जवाब में एक युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी सचमुच 800 भेड़ों का झुंड लेकर दिल्ली में चीनी एम्बेसी पहुंच गए और कहा, आइए अपनी भेड़ें गिन लीजिए।
लेकिन ये भेड़ों वाला किस्सा तो बस एक पहलू था। असल में चीन ने भारत को अस्थिर करने के लिए एक मल्टी फ्रंट साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ रखा था। वो नॉर्थ ईस्ट में मिजो विद्रोह को हवा दे रहे थे, चिकन नेक के पास नक्सली आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, भूटान पर डोकलाम के लिए प्रेशर बना रहे थे, और तो और नाथुला पर 21 लाउडस्पीकर लगाकर दिन रात हमारे सैनिकों को धमकियां देते थे। ये सब उसी लंबे खेल का हिस्सा था। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां ये सारी कड़ियां आकर जुड़ती हैं। हिमालय का वाटरशेड, यानी वो ऊंची पर्वत श्रृंखला जो दो देशों के बीच एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। सीधी सी बात है, इस लाइन पर जिसका कंट्रोल होगा पूरे इलाके पर उसी का दबदबा होगा। और साल 1967 में इसी वाटरशेड पर आखिरी मुकाबला होना तय हो चुका था। देखिए, 1967 आते आते 2 साल का ये जो लगातार तनाव था, इसने सिक्किम बॉर्डर पर माहौल को एक बारूद के ढेर जैसा बना दिया था। जनरल सगत सिंह के उस एक फैसले से जो गतिरोध शुरू हुआ था, अब वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाला था। और चिंगारी का काम किया बॉर्डर पर बाड़ लगाने की एक कोशिश ने, जो पहले धक्का मुक्की में बदली और फिर एक खूनी संघर्ष में। चीनी सैनिकों ने हमारी पोस्ट पर भारी मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इस बार 1962 वाला सीन नहीं था। इस बार भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। जनरल सगत सिंह के ऑर्डर पर तोपखानों ने ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कि चीन के बंकर हवा में उड़ गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही हफ्तों बाद चोला में एक और झड़प हुई और वहां भी भारत ने चीन को हराया। और इस तरह हिमालय के उस वाटरशेड पर भारत ने एक निर्णायक, एक जबरदस्त जीत हासिल की। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, एक ऐसी जीत जिसने 1962 की हार के जख्म भरे, जिसने एक देश का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया और जिसने पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर उस जीत को हम सब ने लगभग पूरी तरह से भुला क्यों दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।